हेलो नमस्ते मेरे प्यारे व्यूअर्स। मैं फिर से एक छोटा सा वीडियो लेके आप लोग के लिए उपस्थित हुई हूँ। आज हम लोग कई तरह के छोटे छोटे टॉपिक्स पे वन लाइनर जानकारी जानेंगे। तो हमारे क्लास 8 में जो पहला लेसन है उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है वृद्धि निगरानी, और उसमें पहले ही लेसन में टीकाकरण का एक पूरा चार्ट दिया हुआ है। वो चार्ट भी कभी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अभी आज मैं उसमें एक टॉपिक है वृद्धि निगरानी, यानी वृद्धि निगरानी क्या है। तो जो जन्म से लेके बाल्यावस्था तक जो बच्चे होते हैं उन पे उनकी जो निरंतर चिकित्सकीय जांच होती है या आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा समय समय पर उनकी देखभाल की जाती है कि टीकाकरण वगैरह किया जाता है कि हाँ उनका आयु के अनुसार उनकी शारीरिक लंबाई है या नहीं, या उनका वजन उनकी आयु के अनुसार है या नहीं, वो दुबले पतले हैं, नॉर्मल हैं, या उनके अंदर मोटापा है, या उनको पैम तो नहीं है। इस तरह की चीज़ों का जो निरंतर निरीक्षण किया जाता है उसी को बच्चे के जन्म के उपरांत उसकी निरंतर हो रही वृद्धि तथा उचित देखभाल को ही वृद्धि निगरानी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि टीकाकरण क्या है। बहुत लोग टीकाकरण नहीं जान पाते हैं। तो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत थोड़ी मात्रा में किसी रोग के रोगाणु को सुई या इंजेक्शन द्वारा अथवा ड्रॉप के द्वारा शरीर में पहुंचाना प्रतिरक्षण या टीकाकरण है। बहुत से लोग गांव में खासकर जो महिलाएं हैं जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, जिन्हें ज्ञान नहीं होता है कि टीकाकरण क्या है, वो तो उनको ये लगता है कि जो टीकाकरण हो रहा है चाहे वो इंजेक्शन के माध्यम से हो रहा है या ड्रॉप जैसे पोलियो ड्रॉप है वो पिलाया जा रहा है, तो वो कोई दवा पिलाई जाती है। वो मुख्य रूप से कोई दवा नहीं पिलाई जाती है, बल्कि उसी रोग के जो रोगाणु होते हैं वो सूक्ष्म मात्रा में शरीर के अंदर पहुंचाए जाते हैं ताकि जो हमारी टी सेल्स हैं उन रोगाणुओं को पहचान लें और हमारा शरीर उन रोगाणुओं से लड़ने की अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा ले। यही टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य होता है। साथ ही मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि विश्व पोलियो दिवस जो है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अच्छा, एक और है कि मैंने आप लोग के सामने RDA चार्ट की भी चर्चा की थी। तो मेरे पास RDA चार्ट 2020 है और मैं समय समय पर उसके कुछ बिंदुओं को, कुछ टॉपिक्स को इसमें शेयर करूँगी। तो आज मैं लौह तत्व के बारे में लेकर आई हूँ। तो मानव शरीर में जो लौह तत्व होता है यानी आयरन होता है, जो खून में हमारे आयरन होता है, हीमोग्लोबिन होता है, उसका जो 70% होता है वो हमारे खून में होता है, और बाकी का जो 30% हीमोग्लोबिन होता है वो यकृत, वृक्क और हमारी अस्थि मज्जा में होता है। तो ये सवाल उठता है कि RDA चार्ट क्या रिकमेंड करता है कि किस आयु वर्ग के लोगों को प्रतिदिन कितने आयरन की ज़रूरत होती है। तो जो प्रौढ़ पुरुष है यानी जो एक वयस्क पुरुष है वो चाहे सेडेंटरी हो या मॉडरेट हो या हैवी वर्कर हो, यानी वो चाहे हल्के शारीरिक कार्य करने वाला हो या मध्यम शारीरिक कार्य करने वाला हो या हैवी वर्कर हो यानी भारी शारीरिक कार्य करने वाला हो, 19 mg पर डे एक भारतीय या एशियाई पुरुष को आयरन की ज़रूरत होती है। लेकिन स्त्रियों में आयरन की ज़्यादा ज़रूरत होती है पुरुषों की अपेक्षा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि स्त्रियों, लड़कियों को मेंस्ट्रुअल की समस्या होती है। तो पर मंथ हमारे शरीर से कुछ ब्लड जो होता है वो हमारे शरीर से बाहर होता है, इसलिए पुरुषों की अपेक्षा 10 पॉइंट ज़्यादा सामान्य स्त्री हो, चाहे वो हैवी वर्कर हो, मॉडरेट हो या सेडेंटरी वर्कर हो यानी हल्का कार्य करने वाली स्त्री हो, तो उसे 29 mg पर डे आयरन की ज़रूरत होती है। अब आते हैं गर्भावस्था या दूध पिलाने वाली औरतों को कितनी ज़रूरत होती है आयरन की। तो जो गर्भवती स्त्री होती है उसे 27 mg पर डे, और जो दूध पिलाने वाली माता होती है उसे 23 mg पर डे आयरन की ज़रूरत होती है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सामान्य स्त्री को ज़्यादा ज़रूरत है और गर्भवती और धात्री माता को
लौह तत्व की कम ज़रूरत क्यों है, तो जो सामान्य स्त्रियां हैं उनको पर मंथ मेंस्ट्रुअल आता है, तो कुछ ब्लड का शरीर से बाहर निकल जाता है, इसलिए उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है। बजाय उसके गर्भवती माता जब गर्भवती होती है तो उसके मेंस्ट्रुअल नहीं होते हैं, इसलिए मुंह से बाहर क्यों निकल जाता है। और ये जो धात्री माताएं होती हैं, यानी दूध पिलाने वाली माताएं होती हैं, तो बहुत लोगों में ये देखा गया है कि आफ्टर बेबी बर्थ 1 साल तक या कुछ दिनों तक मेंस्ट्रुअल नहीं होते हैं, तो उस समय भी उन्हें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। और ख़ास करके जो 0 से 6 माह के बच्चे होते हैं जो अपनी माँ का दूध पीते हैं, उन्हें आयरन की अभी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उनके अंदर पचाने की क्षमता, इतना उनका जो स्टमक होता है इतना है, वो विकसित नहीं होता है कि वो आयरन लेंगे और पचा लेंगे। उनके पास जो होता है माँ के सामान्य रूप से जो दूध से मिलता है वही उनके लिए पर्याप्त होता है। और 6 से 12 मंथ का जो बेबी होता है उसको 3 mg पर डे आयरन की ज़रूरत होती है। इसीलिए गर्भावस्था में और धात्री अवस्था में, यानी दूध पिलाने वाली माताओं को सामान्य स्त्रियों की अपेक्षा 2 या 3 या 4 पॉइंट कम आयरन की ज़रूरत होती है। और एक चीज़ और मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि जो भी स्त्रियाँ या पुरुष ये नहीं चाहते हैं कि उनके शरीर के सेल्स जल्दी डैमेज हो, यानी ज़्यादा दिनों तक जो युवा दिखना चाहते हैं, तो उन्हें सेब, अनार और शहद, इन चीज़ों का सेवन प्रतिदिन करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये कोशिकाओं को डैमेज होने से बचाता है, या कोशिकाओं के डैमेज होने की जो गति है उसको कम करता है। इसी के साथ मैं ये आशा करती हूँ कि आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और कुछ इसमें सुधार चाहते हैं तो कमेंट करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करिए, क्योंकि ये अभी एक प्रारंभ है, शुरुआत है। धीरे धीरे मैं भी सीख रही हूँ। ज़िंदगी भर आदमी जब से जन्म लेता है और जब तक व्यक्ति का जीवन समाप्त नहीं हो जाता है, आदमी कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। तो इसी सीखने के क्रम में मैं चाह रही हूँ कि मैं खुद भी सीखूं और मेरा सीखना अन्य लोगों के लिए भी सार्थक हो। इसीलिए मैं एक छोटा सा प्रयास कर रही हूँ, और आप लोगों से मैं ये प्रार्थना कर रही हूँ कि आप लोग प्लीज़ मेरा उत्साहवर्धन करिए, अधिक से अधिक लोगों से इसको सब्सक्राइब करवाइए, और अपने विचार ज़रूर दीजिए। अगर आप लोग के पास कोई जानकारी है इस तरह की, तो आप लोग उसको भी कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू, धन्यवाद।